स्टेज पे मौजूद हो, अब प्रिपरेशन बुक से छोड़ देनी चाहिए। ग्रैंड टेस्ट की प्रिपरेशन बुक से कम करो। क्या तरीका है? सबसे पहले एक चैप्टर की समरी पढ़ो। कोई एक चैप्टर तुम उठा लो, उसकी समरी पढ़ो। जो फॉर्मूले याद नहीं है उनको 5-10 दफा लिखो। समरी पढ़ते हुए जो पॉइंट अजीब होगा उनको चेक करो। लेट्स सपोज चैप्टर 4 पूरी समरी पढ़ लो। जब समरी पढ़ के खत्म हो जाए, आप उठा के एक्स्ट्रास चैप्टर 4 के 1 घंटे में 5 करने हैं या 1 घंटे में 8 करने हैं। आप 8 सवाल रैंडमली अब चूज कीजिए। आपने कहना है, अगर तुम्हें याद आए, वो शायद 120 है, कितने हैं? 96 हैं। आपने कहना हर 10 में 1 करना है और हर एक का मिडिल करना है। 5, 15, 20, 5, 15 क्या होगा 25, इस तरह करते चले आओ मिडिल में। अब आपको वहां पता चलेगा कि आपने जो समरी पढ़ी उससे आपको कितना फीडबैक मिला। अब बैठ के हम बुक थोड़ी कर सकते हैं। बुक तो करने के वक्त है जब हम कंपोनेंट टेस्ट दे रहे थे। ये तो बिल्कुल गलत तरीका होगा हम बुक की प्रिपरेशन शुरू कर दें। बुक में तो कुछ सवाल बहुत बेसिक सवाल होते हैं जिनके एग्जाम में गुंजाइश ही नहीं होती, हम उनमें अपना टाइम जाया कर रहे हैं। अब आपने इस तरह करके हर चैप्टर की समरी पढ़नी है और हर चैप्टर के एक्स्ट्रास करने हैं। एंड व्हेन यू फील कि यार होने लगे, पुराना कोई 5 साल 4 साल पुराना पेपर उठा के सॉल्व कर लो। लेट सपोज 2016 का, 2000 जो है अपने 17 का। ज़्यादा पुराने में जाओगे तो उनमें कोर्स में थोड़ा मसला है, वो कुछ टॉपिक भी अलग था और पैटर्न भी अलग था। कोई उठा के एकदम सॉल्व करके देख लो। आजकल कुछ कॉलेज में प्रीलिम हो गए, उनका पेपर सॉल्व कर लो, लेकिन वो बार बार तुमने देखा ना हो वो पे करना, लेके तुम लोग देखना जो हो तो फिर मजा ही नहीं है, एकदम ही कर। इस तरह प्रिपरेशन करो। अगर तुम बुक से प्रिपरेशन में गए बहुत टाइम लगेगा और इतने अच्छे प्रिपेयर्ड नहीं होंगे। तो वास्ट एंगल का अपने अप्रोच को वास्ट कर दो। वो तीनों बच्चे आगे आगे। अच्छा, तो मैं एक छोटा सा सवाल पूछ रहा हूँ। ये गवर्नमेंट ऑफ सिंध के तुमने देखा होगा नंबर प्लेट इश्यू होती है गाड़ियों को, येलो कलर की होती है। मैं सिंध गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, पंजाब की नहीं। उसमें 3 अल्फ़ाबेट्स होते हैं और 3 डिजिट होते हैं जब जाके वो नंबर पूरा हो रहा होता है। कभी गौर किया है कौन सा अल्फ़ाबेट यूज नहीं होते? GS अल्फ़ाबेट्स होते हैं ना, जैसे ABC, AHK 273, कौन से अल्फ़ाबेट यूज नहीं होते? बेटा मैं बड़े ताज्जुब से तुम्हें देख रहा हूँ, मैं बड़े ताज्जुब से देख रहा हूँ। तुम सामने की चीज़ों को गौर नहीं करते हो। कभी आई नहीं यूज होता, वो नहीं यूज होता। अब ये क्या है? ये कहलाती है IQ। इस वक्त मैंने पूरी क्लास को दिखाया कि उसका IQ लेवल क्या है। हमारे सामने से चीज़ें निकलनी है एंड हमने गौर ही नहीं किया कि वो चीज़ें जो हैं इस कदर डिफरेंट हैं। लाइट ऑफ नहीं हुई, हमने अपने सामने देखा वो चीज़ें जो है हमने नहीं गौर की हैं। ये मुसीबत है हमारे साथ। मैं कहीं कोई स्पीच सुन रहा था इस पे कैरियर के ऊपर, बहुत शानदार स्पीच है 20 मिनट की, लेकिन वो 20 मिनट की है इसलिए तुमसे शेयर करना था, लंबा हो जाएगा। उससे मालूम क्या क्या एकेडमिक साइड पे जो आप गेन करते हैं, इंस्टीट्यूट में जो गेन करते हैं, जो आप अपनी यूनिवर्सिटी में गेन करते हैं, आने वाली लाइफ में 15% आपकी इनकम उससे होती है। यानी आप किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से जो पास करेंगे तो जो सैलरी मिल रही है वो 15% तो उस एकेडमी का या उस इंस्टीट्यूशन का या यूनिवर्सिटी का रोल है एंड 85% रोल है आपकी IQ का। 85% रोल है आपकी IQ का। एंड मैं आपको ये दिखा रहा हूं आपकी IQ क्या लेवल की है। IQ क्या होती है? सामने जो चीजें होनी है नजर देखते हो, तवज्जो देते हो, ये IQ होती है जिसे हम कहते हैं स्ट्रीट स्मार्ट। बेटा मेरी मुसीबत ये है गाड़ी चलाते हुए नहीं, आपने वैसे भी नहीं देखा क्योंकि आपकी खाल खूब मोटी है, चर्बी भरी हुई है। ये आपके अम्मा अब्बा की मेहरबानी ने आपकी तबाह बर्बाद किया वो आपको। ये आपकी अम्मा अब्बा की मेहरबानी ने आपको तबाह बर्बाद किया है और मजीद आप तबाह हो रहे हैं क्योंकि आपके ऊपर चर्बी चढ़ी है जो आप यहाँ जुमला बोल रहे हैं।
गाड़ी चला रहे हो ना, जब भी तो चर्बी भरी हुई है, ये बता रहा हो तो मुझे। इस उम्र में कैसे ड्राइविंग कर रहा है बच्चा? उसके बाद चर्बी भरी भी है, उसके माँ बाप ने भरी है, और चर्बी सड़ जाएगी, गुलेगी नहीं, सड़ जाएगी। स्ट्रीट स्मार्ट बेटा बच्चा चाहिए, मैंने नहीं कहा, उस आदमी ने कहा। एंड वो इंतहाई बड़ी यूनिवर्सिटी में हजारों आदमियों के सामने मुखातिब था। स्ट्रीट स्मार्ट बच्चा नहीं है, आगे कैरियर में मुसीबत में है। आपके ग्रेड्स, आपकी अच्छी यूनिवर्सिटी आपको 15% दिलाएंगी आपकी सैलरी का ग्रोथ, आपकी सोर्स ऑफ इनकम का। आपकी आईक्यू बड़ी काउंट होती है। एंड वजह क्या है? हमने अपनी औलादों को हद से ज्यादा दे दिया है। तुम कहते हो कि मेरे माँ बाप ने मेरे लिए नहीं किया, बेटा हद से ज्यादा किया है, एंड उसकी वजह तुम बर्बाद हुए। इंसान अपनी हिस्ट्री पे नजर डाले, इंसान हमेशा तकालीफ में सीखता आया है। जितनी जंगें हुई हैं, सारी बड़ी इजादात वहां हुई हैं। इंटरनेट जंग के लिए था, अमेरिकन आर्मी ने 30 ईयर्स उसको यूज किया है एंड डेवलप किया है। एंड जब उन्होंने देखा कि अब इससे ज्यादा हमारे पास कोई एडवांस चीज आ गई है, तो उन्होंने 1990s में वर्ल्ड को दे दिया। एंड वो कमा रहे अभी भी उससे, जो उन्होंने 30 साल इन्वेस्टमेंट किए थे। तो सबसे ज्यादा इंसान ने जंगों में सीखा है, तकालीफ में सीखा है। जितना कंफर्टेबल तुम्हें माहौल दिया जा रहा है, मुसीबत आ रही है। आज से 40,000 साल पहले चलो, मेरे और तुम्हारे आबा अजदाद मुसीबत में थे। उनको ये नहीं मालूम होता था रात को सोने से पहले खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा, एंड उन्होंने यहां हमें पहुंचा दिया है। उन्होंने हमें उन तकालीफ से, एंड जब तक तकलीफ में नहीं आओगे, जब तक हार्डशिप में नहीं आओगे, जब तक कोई चीज एब्जॉर्व नहीं करोगे। तो बड़ी मामूली सी बात है, गाड़ी की नंबर प्लेट पे भी गौर नहीं किया। एंड S1 में सही बच्चे ने जवाब दिया। अब वो क्यों नहीं होती, एक लंबा मसाइल आ जाएंगे। एक्साइज दे के डिपार्टमेंट चलना पड़ेगा तुम्हें मेरे साथ। हाँ? आपने क्या करेंगे? क्या होगा? एक मुझे से आवाज नहीं आ रही। एक्सरसाइज 6.7, एक्सरसाइज 6.7 क्वेश्चन नंबर क्या था? 4 का 6 पार्ट, बिल्कुल उसकी तरह सवाल है। दो मेथड थे। नंबर 1 पहला रास्ता था x इजिकल्स टू ln x पुट कर दो, एंगल को सॉरी u इजिकल्स टू, एंड दूसरा मेथड था इंटीग्रल ऑफ कॉस। एंड इन दोनों मेथड से तुम चल लो, जवाब यही आ रहा है। क्या था? कॉस। तो मैं नहीं कर रहा हूं सवाल, तो आगे जिससे नहीं हो रहा मैं हमेशा उसको मशवरा ये देता हूँ, ये देखे तुमने एंगल सब्स्टिट्यूशन किया है जब भी तुम यहीं आओगे, और तुमने डायरेक्ट यूनिट भी लगाया जब भी तुम यहाँ आओगे। अब ये आंसर बेहतरीन है, बट हमारी बुक में नहीं है। बुक में उन्होंने क्या, बुक का आंसर बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? थोड़ी सी टिग्नोमेट्री का स्टाइल खेलना पड़ेगा। cos ln of x into 1/√2 प्लस sin ln of x into 1/√2 प्लस। नहीं समझ में आया? 1/√2 कॉमन लो, √2 से मल्टीप्लाई होकर वही 2 बन जाएगा। cos ln of x, ये किसकी वैल्यू है? ये 45 डिग्री साइन या कॉस की वैल्यू है, तो मैंने लिखा साइन π/4। साइन ln of x cos π/4, साइन अल्फा cos बीटा प्लस cos अल्फा साइन अल्फा cos बीटा cos अल्फा साइन बीटा। किसका फॉर्मूला बन गया? cos ऑफ ln x प्लस, ये जवाब सॉरी ये जवाब भी बुक में नहीं दिया हुआ है, बेहतरीन है। बुक में ये जवाब भी नहीं दिया। बुक वालों ने क्या किया है? बुक वालों ने क्या किया वो भी गलत नहीं है।
x अपॉन अंडर रूट 2 कॉस ऑफ ln ऑफ x, एंड ये क्या हो जाएगा कॉस पाई बाय 4, क्योंकि इत्तेफाक से साइन 45 कॉस 45 दोनों की वैल्यू सेम होती है। बुक में ये जवाब दिया। जब ये आइडिया फर्स्ट ईयर में हमने डिस्कस किया, पहली दफ़ा करता हूँ मैं एक्सरसाइज 10.3 की क्लास एग्जाम्पल के साथ, जहाँ तुम्हें बताता हूँ कि साइन और कॉस मौजूद हों, साइन एंड कॉस मौजूद हों, तो उनको क्या कर चेंज कर सकते हैं, साइन अल्फा प्लस बीटा। अब क्योंकि एग्जाम्पल में दिया कोई क्वेश्चन ही नहीं है मेरे पास, बड़ा संभल के मुझे ये एग्जाम्पल करवाना पड़ती है। बिल्कुल ऐसी बात है जैसे वो मोनोटॉनिक इंक्रीजिंग सीरीज वाला सवाल था, एक सवाल पे मुझे खेलना है। और मैं उस वक्त बताता हूँ क्योंकि बच्चा बहुत छोटा है कि इसमें एक कांस्टेंट निकालते हैं और उसको जो है फिर साइन अल्फा प्लस बीटा के फॉर्मूले में चेंज हो जाता है। देन उसके बाद मैंने उसको जो है 7 सवाल प्रैक्टिस के लिए दिए एक्स्ट्रास में, फर्स्ट ईयर की बातें कर रहा हूँ। चाहो तो कॉस अल्फा प्लस बीटा है कॉस अल्फा माइनस बीटा में भी चेंज हो सकता है, उल्टा करके एन इक्वलेंट है। मैं तुम्हें दूसरी तरह से जवाब दूं, ये तुम्हें करवाया था, याद करो। एक और आइडेंटिटी है, साइन थीटा किसके बराबर होता है, कॉस थीटा माइनस पाई बाई 2, लगा दो वही आंसर आ जाएगा। इधर से घूमो उधर से घूमो सब एक ही है वो। फिर इसके बाद मैं ये आइडिया जो है एक्सरसाइज 13.2 फर्स्ट ईयर में ले जाता हूँ, हमारा इक्वेशन सॉल्व करवाता हूँ। आज से 4-5 साल पहले वो बच्ची थी, उसने कहीं टेस्ट वेस्ट दिया, उन्होंने काट के रख दिया उस मेथड को, कहा ये कौन सा मेथड है, ये कोई मेथड ही नहीं है। वो टीचर हमारे थे और मैं तो बोर्ड में कॉपी चेक करता हूँ, ज़्यादा उन्होंने जोर डाला। मैं क्या उनको बताऊँ, मैंने इस पे कितनी लंबी किसी को ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई हुई है जो उनके तो वहमो गुमान में नहीं होगी। किसी को मैंने जो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई है, साइन अल्फा प्लस बीटा के फॉर्मूले कहाँ से कहाँ जा रहे थे वहाँ, एंड सीधा बना बना के। अब वो है ही नहीं एक टीचर में पोटेंशियल, वो बात ही नहीं करना चाहता, तो उसको क्या बताएंगे। भाई ठीक है, तुम्हें नहीं आता मालूमात तो ले लो। तो थोड़ा सा आंसर बनाने में बार बार कह रहा हूँ, बेटा आंसर तो यहीं था, एग्जाम में तो यहीं छोड़ देंगे, लेकिन फिलहाल एग्जाम नहीं चल रहा। वो फर्स्ट ईयर में 13.2 कराओ, दूसरे दिन चूजा छाप के आ रहा होता है स्क्वायरिंग बोथ साइड से, और मुझे पढ़ा रहा होता है। वो तूने छापा है, तुझे मुझे पढ़ा रहा है, मुझे मालूम है तूने छापा भाई, क्योंकि कीज में और बेताजा टीचर 99 सारी स्क्वायरिंग से करा रहे हैं, जो करा रहा हूँ देख तो लो। फिर मैंने उसी बच्चे को बोर्ड के सोल्यूशन दिखाए, मैंने कहा पता नहीं कौन से बोर्ड का आ गया सोल्यूशन, इसमें 8 से उन्होंने किया हुआ। वो बोर्ड से चेक करते ही ज़बरदस्ती आंसर बनाया जाएगा इस सवाल में। अच्छा भला सवाल है, एंड ये सवाल मालूम है कहाँ का है, एक्सरसाइज मिसलेनियस का ही है, जिससे पहले तुमने कहाँ किया था, क्वेश्चन 3 में। क्या था क्वेश्चन 3, तुम्हें याद दिलाऊं। अब क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 29, क्वेश्चन 30 एक ट्रक के हैं सवाल। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन रेडिकल में मैंने यहाँ पे बताया था, रेडिकल में प्रॉपर नहीं बनाते, बल्कि पहले क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूशन करके सादा अलजेब्रा में लाते हैं। मैंने जो सब्स्टिट्यूशन की du by dt, तो अपना टेस्ट का टाइम याद रखना, कब है तुम्हारा टेस्ट मुझे नहीं मालूम, तुम्हें नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं आइडिया है कि क्या दिया हुआ तुम्हें टाइम, में नहीं याद रखना बस। तो dt की वैल्यू निकालूंगा, सॉरी dt इज इक्वल्स टू therefore integral t plus 1 upon integral t plus 1 minus 1 dt is equals to integral
u plus 1 upon u minus 1 into 2u of du. u square plus u upon improper fraction. improper fraction को proper fraction में बदलने का एक तो डिवीजन तरीका है, बहुत आसानी से आ जाएगा, और एक अपना कराची वाला मेथड है. कराची वाले लिए कह रहा हूँ कि कराची के टीचर पसंद करते हैं, मुझे नहीं मालूम लाहौर में क्या एटमॉस्फेयर है. वो मुझे कोई पेशावर का एटमॉस्फेयर बता रहा था कि पेशावर में हम कहते हैं तमाम कोचिंग सेंटर एग्ज़ाम से 3 महीने पहले खुलते हैं और 3 महीने में कोर्स करते हैं. वहाँ का ट्रेंड ये है एंड कोई उससे पहले पढ़ने के लिए राजी नहीं होता, और 3 महीने में वो बस ये होता है कि घंटों बच्चा कोचिंग सेंटर में बैठा रहता है. वो बात कर रहे थे मैट्रिक और इंटर के रेफरेंस से, और उससे पहले तमाम कोचिंग सेंटर बंद होते. पेशावर का ट्रेंड बता रहे थे. मालूम नहीं, अब पास फेल का तो वो नहीं बात मेरी हो रही थी. देखना ये तो कैंसिल हो जाएगा. अब यहाँ मैं फर्दर कार्रवाई कर रहा हूँ. हर जगह का माहौल डिफरेंट होता है, बोर्ड भी डिफरेंट है, फिर पढ़ने का माहौल बहुत डिफरेंट होता है. फिर ब्रेक किया मैंने, तो लंबा ब्रेकिंग हो गई है. Twice of integral u plus 2 plus twice of u minus 1 of du, और इंटीग्रेट कर रहा हूँ मैं u स्क्वायर बाई 2 plus 2 of u plus 2 of ln of, मैंने तेज इसको कर दिया है इंटीग्रेट, प्लस c एंड 2 से मल्टीप्लाई किया u स्क्वायर प्लस 4 ऑफ u प्लस 4 ऑफ ln ऑफ u. इंटीग्रेशन ऑलमोस्ट मुकम्मल हो गया एंड u की वैल्यू क्या, अंडर रूट t प्लस 1, अंडर रूट t प्लस 1 प्लस 4 ऑफ अंडर रूट t प्लस 1 और प्लस 4 टाइम ऑफ ln ऑफ क्या हुआ, अंडर रूट t प्लस 1 माइनस 1 प्लस c. अभी का t प्लस 1 प्लस 4 टाइम्स ऑफ अंडर रूट t प्लस 1 प्लस 4 ln ऑफ अंडर रूट t प्लस 1 माइनस 1 प्लस c कांस्टेंट. अब ऐसी सवाल क्वेश्चन 29 है, उसका आंसर यहाँ पे दिया हुआ है. ऐसी सवाल है, इसी मेथड से करो. 29 को ये, हाँ 29 को करो, बिल्कुल यहाँ आंसर दिया हुआ है. बुक वालों हमारे यहाँ पे नहीं दिया, छापते छापते किसी और बुक से छापते, वहाँ कुछ और आंसर था. अब इसके आंसर के लिए 7-8 लाइनें लगेंगी, बुक का आंसर बन जाएगा. ये क्या है, 4 2 2s are, लॉग की प्रॉपर्टी लगा दी, वो 2 ऊपर ले गया पावर में. स्क्वायर को ओपन करूंगा, 2 फैक्टर लिखूंगा, होल स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं लगाऊंगा. 2 फैक्टर यानी कि रिपीट होंगे. स्क्वायर का मतलब बयान कर दिया. क्यों कर रहा हूं, आंसर बनाने के लिए. अंडर रूट t प्लस 1, इसको रेशनलाइज कर लो, इसको नहीं करना. क्यों, आंसर बनाने के लिए. सोचो 1992 में बुक आई थी और आंसर रॉन्ग था उसका, एंड कुछ नहीं पता चल रहा था कहाँ जाऊंगा मैं. सवाल बड़ी मुश्किल से एक बुक में पकड़ा और वहां से पकड़े के आंसर ये होते हैं. अच्छा, t प्लस 4 अंडर रूट t प्लस 1 प्लस 2 ln ऑफ, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना. ये अपॉन वाली चीज इधर आ गई. इन दोनों को जब मल्टीप्लाई किया तो क्या हुआ, अंडर रूट t प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर प्लस c.
t plus 4 under root t plus 1 अंडर रूट टी प्लस 1 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट टी प्लस 1 प्लस 1, और ये क्या होगा था, इसको सिंप्लीफाई करना, टी प्लस 1 माइनस 1, ये सब लॉग के साथ है, दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं, लॉग की प्रॉपर्टी लगाना। बिल्कुल ऐसी सवाल 29 है, उसका आंसर वहीं छोड़ दिया है, इसका आंसर आगे ले गए, ये आ गया बुक का आंसर, पूरा बुक का आंसर एडिटेड बना दिया। तो ये जो है बेहतरीन आंसर था, कोई खराबी नहीं थी, लेकिन इस तरह की चीज़ें करने से तुम्हारी सिंप्लीफिकेशन की डेप्थ बहुत बढ़ती है। तुम टेढ़े मेढ़े हाथ में तुम्हें मालूम होता है ये भी तरकीब है, ये भी तरकीब है, ये चीज़ें सीखने से वो जो सिंप्लीफिकेशन होती है ना, फिर वो रोके नहीं रोकती है किसी को। सर जी अगर पेपर में यहाँ छोड़ दे, पेपर में जैसा कि t प्लस 1 था, आपने प्लस 1 को कांस्टेंट ले गए, अगर t प्लस 1 में अगर प्लस 1 वैसे ही रहता कांस्टेंट छोड़ दे तो मार्क्स कट सकते। एक मिनट, तुम क्या कहा तुमने, मतलब ये इसकी बात पूछ रहा है ये बच्चा कि 1 को हम जो है ख़त्म ना करें, हाँ मैंने ऐसे ही रहेंगे। तो एक नंबर डिटेक्ट कर लेंगे। सर हाँ सर, इस सवाल में आपने शुरू में दिए थे कि यू कंसीडर किया है, तो पहले उसको डिवाइड करने के बाद यू नहीं कर, इनका कहना है रैशनलाइज करने के बाद, मालूम पे क्या करेंगे, पे आंसर आएगा, उसको भी रैशनलाइज करना पड़ेगा और फिर ये गेम खेलना पड़ेगा। जब वो शुरू में डिवाइड हो रहा है ना, नहीं डिवाइड नहीं हुआ, अच्छा वो रेडिकल में ही डिवाइड कर दे, नहीं रेडिकल में डिवाइड नहीं होता। देखो बात सिंपल बताऊं, हो तो जाता है आंसर, आज वो जो जहाँ मेथड लेके जाते हैं वहाँ ये लिखा, इनका सवाल क्या है, इनका सवाल है कि यहीं तोड़ फोड़ कर लें इसको इसी फॉर्म में। मैंने यहाँ पे क्लियर जवाब दिया था, पहले अलजेब्रा में ले आओ सादा, रेडिकल कर डालो, प्रॉपर इम्प्रॉपर का फैसला पावर के साथ नहीं होता, रेडिकल के साथ नहीं होता। तो पहले यहाँ सब जवाब दे चुका था मैं, ये सारा सवाल के आइडिया यहाँ दिए थे, लंबा सफ़र है, 4 दिन में तय हुआ मिसलेनियस का। प्लीज़ वो शेड्यूल में मैंने बताया था कल भी, एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है, अगले ग्रैंड टेस्ट की डेट जो है वो 27 अप्रैल आ गई है, तो उसको सही कर लेना। मैंने डेट भी दिया हुआ है, टाइम भी दिया हुआ, हर चीज़ तुम्हें पहले वक्त से पहले दे दी गई है कि कब कब टेस्ट हो रहे हैं। और इंशाल्लाह ताला 19 मार्च को हमारी क्लासेस ख़त्म हो जाएंगी, उसके बाद अगर तुम्हें मुझसे मिलना है तो उसके लिए भी मैंने टाइम लिख दिया गया, मैं किस वक्त अवेलेबल हूँगा। जो टेस्टों में तो होऊंगा, फिर भी फर्दर कोई मिलना है तो इस टाइम में आप मुझसे मिल सकते हो। आज एक्सरसाइज 9.2 में क्या करने जा रहे हैं, कल की तरह छोटी एक्सरसाइज नहीं है, एक भरपूर एक्सरसाइज है, क्योंकि आज वेक्टर में हम ऑफिशियली पहुंच गए। वेक्टर एडिशन पे बात करेंगे, बिल्कुल प्राइमरी नॉलेज से शुरू करेंगे। बचपने में हमने क्या पढ़ा था मैट्रिक क्लास में ऐड करने के लिए कि अगर 2 वेक्टर्स मौजूद हैं मेरे पास, शाबाश, कौन सा मेथड यूज होता है, हेड टू टेल मेथड। हेड टू टेल मेथड से उन्होंने पहला सवाल शुरू किया, उन्होंने कहा 2 वेक्टर जो आपको पसंद आए वो ले लें और a प्लस बी निकालें, आपकी मर्जी से अपनी 2 वेक्टर ले लिए। एक्चुअली वो कंसेप्ट को चेक करना चाह रहा है, कंसेप्ट को याद दिलाना चाह रहा है कि जनाब एक वेक्टर ड्रॉ हुआ उसी डायरेक्शन में, उसी इक्वल, कोई नापेंगे नहीं, अंदाज़ा चलाएंगे। वेक्टर बी उसमें ऐड किया गया, ये वेक्टर बी ऐड कर दिया गया, कीपिंग द डायरेक्शन सेम एंड मैग्नीट्यूड सेम, और ये जो रिजल्टेंट निकला है, रिजल्टेंट ये निकल के आया, दैट इज कॉल्ड ए प्लस बी। और ये टेल से मिल रही है और हेड से, इसको रिजल्टेंट कहते हैं। लेट्स सपोज मैं तुमसे ये कह दूं 2a माइनस 3b निकालना है, पहले आप 2a वेक्टर तैयार करें, पहले आप 3b वेक्टर तैयार करें माइनस 3b, अब आप इन दोनों को ऐड करें, 2a वेक्टर देन 3b वेक्टर माइनस 3b वेक्टर, एंड ये हेड टू टेल से ऐड हुआ, ये 2a माइनस 3b वेक्टर।
तो न इसने ऐसे 4-5 सवाल दिए हुए हैं कि a माइनस बी वैक्टर निकालिए, 2a माइनस बी वैक्टर निकालिए, आइडिया देना है। लेकिन पहले वेक्टर a और 2a दिखाना है। अगर वेक्टर माइनस बी है तो पहले माइनस बी दिखाना है, एंड कोई नापना नहीं है। अब इसके बाद अगले स्टेज पे वो आया, उसने ये कहा कि हमने जो वेक्टर ऐड किया हेड टू टेल से, उसमें क्या चीज़ मालूम करनी है, हमने रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड मालूम करना है, और क्या मालूम करना है, रिजल्टेंट का डायरेक्शन। तो उन्होंने कहा जी जब भी आप हेड टू टेल से वेक्टर ऐड कर रहे हैं ट्राइंगल बन रहा है, और गौर करो तो ट्राइंगल की थर्ड साइड की लेंथ निकालनी है, एंड इसको तुम मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर डिक्लेयर कर दो। गौर करो तो एंगल बताना है, वो ट्राइंगल के ये एंगल निकालना है तुम्हें, रेफरेंस टू वेक्टर है उसका एंगल पता चल जाएगा। तो उन्होंने कहा कोई टिग्नोमेट्री के लॉ, ट्राइंगल से रिलेटेड टिग्नोमेट्री आ जाती है, कोई टिग्नोमेट्री के लॉज, तो ये राइट ट्राइंगल नहीं है, साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज नहीं लगेगा। हाँ साइन लॉ लग सकता है, कोसाइन लॉ लग सकता है, और हाफ एंगल फॉर्मूला भी लग सकता है, और जनाब लॉ ऑफ टेंजेंट भी लग सकता है, बट बहुत दूर जाने की जरूरत क्या, साइन लॉ एंड कोसाइन लॉ मोर देन एनफ है। अब यहाँ तो उन्होंने एडिशन में साइन लॉ एंड कोसाइन लॉ की इन्वॉल्वमेंट शुरू की, और क्या करता है वो साइन लॉ कोसाइन लॉ याद दिलाऊं, कुछ लोग अभी कोसाइन लॉ को भूले बैठे हुए हैं, तो उन्हें बताऊं कि जनाब अगर ट्राइंगल ABC है तो दो साइड्स कोसाइन लॉ के लिए मालूम हो और दरमियानी एंगल मालूम हो, तो क्या कर सकते हैं, मैंने मेरे ख्याल से गलत दिखा दिया है, बी साइड ये होगी अपोजिट टू वर्टेक्स बी, और इन दोनों का दरमियानी एंगल मालूम हो, तो तीसरी साइड क्या निकाल सकते हैं, सी। तो कोसाइन लॉ का फॉर्मूला सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी। तो ट्राइंगल की अगर थर्ड साइड मालूम करनी है तो क्या एटलीस्ट चीज़ें मालूम हो, दो साइडों की लेंथ एंड थर्ड उनके दरमियान का एंगल। उसने ये सब चीज़ें याद रखते हुए डेरिवेशन दे दी एक। इत्तेफाक से यहाँ 9.2 में 3 डेरिवेशन है बड़ी बड़ी, एंड मैं आज पहले वो 3 डेरिवेशन कराऊंगा, और फिर उस डेरिवेशन से एडिशन ऑफ वेक्टर के फिर शॉर्टकट निकालना शुरू देखेंगे। वो कह रहा है ए एंड बी आर द 2 वेक्टर्स इंक्लाइंड एट एन एंगल मेजर अल्फा, यूज द कोसाइन लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री टू शो दैट। 2 वेक्टर्स हैं ए एंड बी, किस डायरेक्शन में, जिसमें तुम चाहो, कितने मैग्नीट्यूड के, जिसमें जो तुम चाहो। मैंने उठा के 2 वेक्टर्स दिखा दिए, ठीक है, बड़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ डेरिवेशन में। ए एंड बी आर द 2 वेक्टर्स एंड अल्फा इज द एंगल बिटवीन दैम। A and B are the 2 vectors inclined and angle measure alpha। 2 वेक्टर्स के दरमियान, वो वेक्टर एक्स एक्सिस से कहाँ पे वो नहीं बता रहा, वो ये बता रहा 2 वेक्टर एक दूसरे के साथ अल्फा एंगल पे प्लेस है, एंड वो कह रहा है ए प्लस बी, ये लो ए प्लस बी, हेड टू टेल रूल, एंड ये हमारे पास क्या आ गया, ए प्लस बी। हमें सबसे पहले ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड निकालना है और प्रूफ करना है, वो ये है। याद करो कोसाइन लॉ को, कोसाइन लॉ कहता है 2 साइडों की लेंथ मालूम हो, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड मालूम है मुझे, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड मुझे मालूम है ए बी, काश ये एंगल आ जाए। इस एंगल को मैंने अभी आसानी के लिए थीटा कह दिया, थीटा गामा जो भी तुम नाम देना चाहो, कोसाइन लॉ लग सकता है, कुछ नहीं है, छोटी सी बेसिक ज्योमेट्री मैट्रिक क्लास की रिकॉल करो, थीटा निकल जाएगा। ये 2 लाइनें पैरेलल हैं वेक्टर बी की, थोड़ा सा बढ़ा दें तुम्हारे लिए आसानी से, एंड ये ट्रांसवर्सल है, ये और ये एंगल क्या कहलाते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ऑफ द पैरेलल लाइन। एंड अब बता दो थीटा क्या होगा, शाबाश, ये पूरी स्ट्रेट लाइन 180, बहुत अच्छे, 180 माइनस एल, हमने थीटा निकाल लिया। अब कोसाइन लॉ को रिकॉल किया, कोसाइन लॉ कहता है सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस ऑफ गामा अल्फा, मैंने उसको थीटा का दरमियानी एंगल को, ए प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड माइनस ट्वाइस ऑफ दिस, कॉस ऑफ क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस अल्फा। हमारी जितनी वेक्टर है, वेक्टर में हम एंगल डिग्री में यूज़ करते हैं, लाइक चैप्टर 2-3 प्लेन ज्योमेट्री, ज्योमेट्री में हमें कैलकुलस में हमने कहा है
कि कैलकुलस में इनफाइनाइट हो सकता है एंगल, बहुत पीरियड आगे तक तो रेडियन में गए। हमने चैप्टर 2-3 में 1-2 जगह पे रेडियन में जवाब दिया, कोई मसला नहीं है। एक छोटी चीज़ को बड़े यूनिट में जवाब दिया जा सकता है, बट बेहतर एंगल जो है ज्योमेट्री में भी और वेक्टर में भी डिग्री है, तो एंगल को कोशिश करो डिग्री में रखें। cos 180 माइनस cos 180 डिग्री माइनस अल्फा का अगर तुम्हें फार्मूला याद है तो तुम निकाल लोगे। cos क्या है 180 डिग्री, cos ऑफ अल्फा माइनस हो तो प्लस साइन ऑफ 180 डिग्री इंटू फर्स्ट ईयर के फॉर्मूले -1 इंटू cos ऑफ अल्फा साइन 0 इंटू साइन ऑफ अल्फा इज इक्वल्स टू माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab इंटू माइनस cos अल्फा। Hence proved। तो हमें पहला पार्ट क्या था? बोलो। यानी ये डायरेक्ट जो ए और बी के बीच में जो लाइन आएंगे वो ए प्लस बी नहीं होगी? नहीं, इनका कहना है ये बाइसेक्टर, कोई ऐसा लॉ नहीं है। बाइसेक्टर तो जब होते हैं जब ए एंड बी इक्वल मैग्नीट्यूड के होते हैं। ये अब ए के जो एरो है तो बी के एरो से जॉइन करेंगे तो वो कौन सा है? ये जो है मिल रहे, ये और बी का जो है बी का एरो तो वो ऊपर है, हेड टू टेल रूल है ना, ये दोनों के टेल पे बनने वाला एंगल है एट एन एंगल ऑफ अल्फा। ये दोनों के टेल पे इनिशियली फिगर ये थी मेरी। अगर यहाँ कोई एतराज हो तो अभी बोलो। ये दोनों प्लेस एट एन एंगल ऑफ अल्फा, हेड टू हेड नहीं है। हाँ तुम दिखाना चाह रहे हो हेड टू हेड, ये लो हेड, इसकी वैसे जरूरत नहीं है। हाँ कुछ और कह रहे अगर वो ए प्लस बी ये नहीं होगी अगर हम ए के हेड से बी के हेड से मिलाएं। हेड टू टेल मेथड में होता क्या है? हेड टू टेल मेथड में होता क्या है, तुम किसी को किसी में ऐड कर दो, फर्क नहीं पड़ता। ए प्लस बी, मैंने ए के हेड पे बी को पुट किया है, बी को उठा के ए के हेड पे पुट किया है, ये वेक्टर को यहाँ पुट किया है। अब रिजल्टेंट कैसे निकलता है? जो एक की हेड होता है और एक की टेल, ये रिजल्टेंट होता है। रिजल्टेंट का डायरेक्शन किधर होता है? टूवर्ड्स द हेड होता है। हो गई क्लियर? अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक और चीज़ ऐड करता चलूँ। जैसे तुमने फर्स्ट ईयर में साइन 90 माइनस थीटा और साइन 90 प्लस थीटा के फॉर्मूले पढ़े, इसी तरह साइन 180 डिग्री माइनस थीटा 180 प्लस थीटा कॉस 180 प्लस थीटा टेंजेंट 180 के भी 6 फॉर्मूले। इसी तरह साइन 270 डिग्री माइनस थीटा टेंजेंट 270 डिग्री माइनस थीटा टेंजेंट 270 डिग्री प्लस थीटा, इसके भी 6 फॉर्मूले। एंड इसी तरह साइन 360 डिग्री माइनस थीटा कॉस 360 डिग्री प्लस थीटा, इसका वो भी फॉर्मूले हमें फर्स्ट ईयर में ये दिए हैं कोर्स में, मैं वहीं तक पढ़ाया। अब एप्टीट्यूड में क्या जुल्म होता है, बात यूनिवर्सिटीज़ के वो कहते हैं ये भी आपको याद है, और वो एमसीक्यूज में पूछना शुरू कर देते। तो बात मैंने तो कहा गाड़ी की नंबर प्लेट तुम्हें नहीं है, वो तुम कह रहे हैं आपका एप्टीट्यूड यहाँ पे पहुँच चुका है कि आप बता रहे हैं साइन 360 डिग्री माइनस थीटा, एंड बेताशा एप्टीट्यूड की रिक्वायरमेंट के लिए वो आपको फॉर्मूले लिख लिख के दे रहे होते हैं कि ये आप रटें। तो एप्टीट्यूड में तो जो पढ़ रहे हैं और जो पढ़ेंगे उनका अंदाजा होगा कितना फास्ट पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी रिक्वायरमेंट वो कहता है इतना हाई फाई बच्चा चाहिए हमें, इस लेवल पे वो पहुंच जाए। तो मैंने कोई कमी नहीं की, बल्कि जिन लोगों ने फर्स्ट ईयर मुझसे नहीं पढ़ी उनको बेताशों को तो बेचारों को यही फॉर्मूले नहीं पढ़ाए गए। मुझे अच्छी तरह से मालूम है कहाँ पे बेमानी होती है, तो मैंने ये है ही नहीं फॉर्मूले। अब एक बच्चा आया सर आपने तो ये, मैंने कहा बेटा बुक ढूंढ लो। अब बहुत सारी बातें मुझे मालूम है जो तुम्हारी बुक के बियॉन्ड है, मैं वो क्यों पढ़ाऊंगा? मैं तो यहाँ रिस्पॉन्सिबल, मैं ज़्यादा सी चीज़ें बियॉन्ड पढ़ाता हूँ तो तुम कहते हो कि बिला वजह पढ़ा रहे हैं लॉक को। अभी ख़त्म नहीं हुई डेरिवेशन,
अब डेरिवेशन का दूसरा मरहला शुरू करते हैं। अब सेम केस है, वही दो वेक्टर्स हैं। अच्छा, वेक्टर्स में मैग्नीट्यूड के मुताबिक कुछ ना किया कहा गया है, इसलिए मैंने दोनों वेक्टर्स को क्या किया है, अनइक्वल लिया है। एंड दोनों वेक्टर्स का इनिशियल एंगल टेल पे कितना बन रहा है, अल्फा बन रहा है। अब वो इंटरेस्टेड है ए माइनस बी में। पहले माइनस बी वेक्टर तैयार होगा, बी के इक्वल होगा बट अपोजिट इन डायरेक्शन। अब वेक्टर माइनस बी को प्लेस करेंगे ओवर द हेड ऑफ वेक्टर ए इन द कीपिंग द डायरेक्शन सेम। ये माइनस बी वेक्टर है, ये हेड टू टेल से ऐड हुआ, ये रिजल्टेंट है। रिजल्टेंट को जरा मैं गहरा कर दूँ, ये क्या रिजल्टेंट है, ए माइनस बी। मेरा और तुम्हारा इंटरेस्ट है ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। उसके लिए कहा गया वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड मौजूद है, दो साइड की लेंथ मौजूद है, बिल्कुल मौजूद है। माइनस बी का मैग्नीट्यूड तो बी होगा एंड एंगल बिटवीन द वेक्टर थीटा, थीटा क्या होगा। अगेन सिंपल ज्योमेट्री, मैट्रिक क्लास की। इसके पैरेलल ये दो पैरेलल लाइन है एंड ये ट्रांसवर्सल है, ये दोनों। ये हमारी ये मैट्रिक की एक्सरसाइजेस का कभी मौका मिल जाए ज्योमेट्री का कर लो, उससे तुम्हारी ज्योमेट्री बड़ी खुल बच जाएगी, बड़ी सही की ज्योमेट्री चमकने लगेगी। वो एक्सरसाइजेस जो छुड़वाई गई हैं थ्योरम्स के साथ, वो ये तुम्हें करने नहीं देती। तो हमेशा इन बातों में चक्कर में आ जाते हो। नहीं तो अगर तुमने एक्सरसाइजेस की, दो पैरेलल लाइन चल रही है, ट्रांसवर्सल कट कर रहा है, अल्टरनेट इंटर एंगल्स आर कॉमन, थीटा और अल्फा इक्वल्स है। नाइनटीन 1991 में मैंने मैट्रिक पढ़ाना बंद की थी एंड हाँ 1991 में मैंने मैट्रिक पढ़ाना बंद की थी जब फर्स्ट ईयर की नई बुक आना शुरू हुई, और वो बहुत भारी भरकम जो तुम लोग पढ़ के आए हो, पिछली बुक तो बिल्कुल हलवा थी, उसको तो 6 महीने में ख़त्म कर देते थे। जेड रूल ही लगा सकते हैं हम लोग। जोर से बोलो, जेड रूल जो होता है क्या जरूरत है यहाँ पे। सर, वो आसानी से फिर एंगल निकल सकते हैं सारे, जब हमारे पास दो एंगल। कहाँ एंगल निकालना है मुझे, एंगल कहाँ निकालना है मुझे, मुझे तो ड्राइव करना है खास फॉर्मेट में बेटा। ज़रा गौर करो ना, मुझे एंगल क्या करना है, खास फॉर्मेट में ड्राइव करना है, सॉल्व थोड़ी करना है। सर जी बेटा, अगर माइनस बी को सी सपोज कर लो और पिछले वाली डेरिवेशन जो हम कर चुके हैं उसके अंदर सी की वैल्यू डाल दो, अभी बाद में माइनस बी सब्स्टिट्यूट कर दो, तो हम ऐसे डेरिवेशन कर सकते हैं। पिछली वाली डायरेक्शन में मसला क्या हो जाएगा, तुम मैग्नीट्यूड को क्या कर रहे हो, सेम पर, वो तो एडिशन के लिए, सब्ट्रैक्शन के लिए एंगल चेंज हो रहा है, तुम कॉल करो। सही, एंगल चेंज होगा, माइनस में चला जाएगा और क्रॉस माइनस को पी जाएगा ना। मतलब ये बच्चा ये सिंपल कहना चाह रहा है, मैं तुम लोगों को बताऊं, a प्लस बी का ये फार्मूला है ना, अभी तुमने ड्राइव किया है, वो क्या था, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और फिर क्या होगा, कॉस ऑफ एल्फा। अब इनकी जो फरमाइश है वो ये है कि इसी फार्मूले को हम रिप्लेस कर दें। कुछ डिस्प्यूट हो जाएगा यहाँ पे बेटा। नहीं सर, कॉस माइनस अल्फा आएगा नीचे की तरफ भी, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो वही और डायरेक्शन बस ऑपोजिट हो जाएगी माइनस बी की वजह से। नहीं, वो डायरेक्ट कैसे हो जाएगी, तुमने कैसे करी इतना डायरेक्ट, नहीं इतना डायरेक्ट नहीं, फॉर्मूला इसमें से एक्सट्रैक्ट नहीं हो रहा फॉर्मूला। बहरहाल बाय द वे डेरिवेशन का मतलब ये होता है बेस से चलना है। अभी हमने क्या किया, डायरेक्शन निकाल दी। अभी हमने डायरेक्शन निकाल दी। किसकी डायरेक्शन निकाली, जब मैं तुम्हें याद दिलाऊं, हमने इब्तिदा में ये कहा था कि दो वेक्टर्स ऐड हो रहे हैं, और ये हमारे पास क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर आ रहा है। ये हमारे पास क्या आ रहा है, रिजल्टेंट, इसकी मैग्नीट्यूड तो निकल गया। व्हाट अबाउट द डायरेक्शन। अब डायरेक्शन का फॉर्मूला क्या है, अब डायरेक्शन, जब भी मैं कहता हूँ डायरेक्शन, तो तुम्हारे ध्यान में एक्स एक्सिस आ रहा है, और एक्स एक्सिस से नहीं, क्योंकि इस केस के अंदर हमने एक्स एक्सिस को हटाया हुआ है। इस केस के अंदर हमने दो वेक्टर्स लिए हैं, उनके दरमियान का एंगल अल्फा है। अब डायरेक्शन विद रेफरेंस टू इनमें से किसी एक वेक्टर से,
मैं फिर रिपीट करूं, रिजल्टेंट का डायरेक्शन, रिजल्टेंट का एंगल किसी एक वेक्टर से नापा जाएगा कि रिजल्टेंट हमेशा अल्फा एंगल पे आता है या गामा एंगल पे आता है रेफरेंस टू वेक्टर ए, क्योंकि हम एक्स वाई प्लेन को इन्वॉल्व करना नहीं चाह रहे। हमें दो वेक्टर मालूम हो, उनका आपस का एंगल मालूम हो, तो हम डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट उन दो वेक्टर के रिस्पेक्ट बयान कर सकते हैं। अब ये डेरिवेशन में वही बात कर रहा है। वो कह रहा है ए एंड बी आर इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ मेजर अल्फा टू ईच अदर। वही बात कही उसने, दो वेक्टर्स हैं, एक ए है और एक बी है। मैं जानबूझ के दोनों को अनइक्वल रख रहा हूँ, इक्वल पे तो बड़ा आराम से प्रूफ हो जाएगा। और तो ये और उनका दरमियान एंगल है एंड ए प्लस बी क्या है पहले वो दिखा दूँ। ए प्लस बी पहले दिखा दूँ। ए प्लस बी वेक्टर ये आ गया एंड ए प्लस बी मेक्स एन एंगल ऑफ मेजर थीटा विद द ए। मैं अभी यही तुम्हें बार बार समझा रहा था, इनमें से किसी एक एंगल के साथ जो रिजल्टेंट का एंगल है, इन वेक्टरों में जो इनिशियल वेक्टर उनके किसी एक के, तो वेक्टर ए को हमने रेफरेंस मान लिया है। यहाँ एक्स एक्सिस हमारे ध्यान में ही नहीं है, हम कह रहे हैं एवरीथिंग रेफरेंस ए, वेक्टर ए से जो है रेफरेंस हो रही है, वेक्टर बी रेफरेंस टू वेक्टर ए प्लस बी रेफरेंस टू वेक्टर ए। अब इसको कह रहे हैं डायरेक्शन या एंगल ऑफ द रिजल्टेंट, उसका फॉर्मूला ये प्रूफ करना है। आइडिया क्या है इसके पूरे बैकग्राउंड पे? आइडिया ये है कि जनाब अगर एक राइट ट्राइंगल में है हमारे पास और ये y मौजूद है, ये x मौजूद है, तो इसका एंगल निकालना कोई मुश्किल काम नहीं है। टेंजेंट थीटा इज इक्वल्स टू y अपॉन x और थीटा ये एंगल निकालना है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में चेंज करना है। अब एक ने कहा सर अभी तो आपने मना किया था, एक्स एक्सिस है ही नहीं, अभी ले आते हैं एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस जैसा बना देते हैं। एक लम्हे के लिए सोचो कि वेक्टर ए ऑन द एक्स एक्सिस है, हमने एक्स एक्सिस प्लेन घुमा दिया एंड तुम एक्स एक्सिस प्लेन घुमा के आए हो फर्स्ट ईयर में कॉस अल्फा माइनस बीटा की डेरिवेशन में। वो कह गए अपने बिल्कुल घूमता अपने मतलब से। अब उस चीज को कि मैं वेक्टर ए को बस डिफाइन करता है कि एक्स एक्सिस से 43 एंगल पे, मैंने कहा नहीं वेक्टर ए, क्योंकि एवरीथिंग वेक्टर ए के रिस्पेक्ट है, तो एज्यूम कर लिया वेक्टर ए इज ऑन द एक्स एक्सिस। वेक्टर ए का एक्स कंपोनेंट क्या होगा? cos ऑफ 0 डिग्री, बिकॉज वेक्टर ए ऑन द एक्स एक्सिस है, तो वेक्टर ए का एक्स कंपोनेंट जस्ट ए के बराबर होगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड ए और cos ऑफ 0 चलो 1 बता दूं, तो ए एक्स किसके बराबर आ जाएगा? ए के। एंड व्हाट अबाउट द वाई एक्सिस? मैग्नीट्यूड ऑफ दिस एंड साइन ऑफ 0 डिग्री, एंगल तो एक्स एक्सिस है। ए वाई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? ए ऑफ 0। तुम गौर करो वेक्टर ए तमाम का तमाम ऑन द एक्स एक्सिस इसका वाई कंपोनेंट होगा ही। अगर एक वेक्टर को ब्रेक करते हो तो उसका कुछ पार्ट एक्स में जाता है, कुछ पार्ट वाई में। ये तो प्योर पूरा का पूरा वेक्टर एक्स में पड़ा है, इसका वाई कंपोनेंट कहाँ से आएगा? अब वेक्टर बी के कंपोनेंट बनाने जा रहा हूँ, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर एंड कॉस ऑफ अल्फा। एक्स एक्सिस से वेक्टर बी का एंगल अल्फा है। किसके साथ बॉन्ड? इसके साथ। ये डायरेक्ट ये आ रहा है ना डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड के साथ मॉड लगेगा, वेक्टर के साथ ये बता रहा हूँ, ये वेक्टर दे रहा हूँ। एक मिनट में भी तुम्हारी बात को और क्लियर कर दूँ। एक देखो ये बेटा वेक्टर लिखा है मैंने, ये उसका मैग्नीट्यूड है और ये उसका डायरेक्शन है, बी वाई बी साइन ऑफ अल्फा। एंड व्हाट अबाउट द बी वाई? बी ऑफ साइन अल्फा। ऑल एक्स कंपोनेंट एक्स कंपोनेंट एक्स में ऐड हो जाएंगे, ऑल वाई कंपोनेंट ये क्या था अगर तुम्हें याद दिलाऊं? एक्स कंपोनेंट किसके बराबर था? ए प्लस बी कॉस अल्फा। वाई क्या था? 0
अब ये राइट ट्रायंगल की दो साइड्स है, एक हॉरिजॉन्टल है, एक परपेंडिकुलर है। टेंजेंट थीटा किसके बराबर होता है? डेरिवेशन एंड हो गई है। Hence proof. सर ये तो एक सिर्फ राइट एंगल की टाइप हुआ नहीं। बेटा हमारा इनिशियल क्या राइट एंगल था? तो कोई भी हो उसको राइट एंगल में ब्रेक कर सकते हैं। हमने भी फर्स्ट ईयर में यही तो पढ़ा। मिसाल के तौर पे एक वेक्टर एडिशन कर रहा हूँ मैं, दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर, और ये उसका एडिशन आ रहा है। तो हमने अभी फर्स्ट ईयर में जो पढ़ के आए, इस वेक्टर को एक्स कंपोनेंट में तोड़ दो, इस वेक्टर को वाई कंपोनेंट में तोड़ दो, इस वेक्टर को एक्स कंपोनेंट में तोड़ दो, इस वेक्टर को वाई कंपोनेंट में तोड़ दो, एक राइट ट्रायंगल जनरेट हो जाता है। ये राइट ट्रायंगल बन जाता है। ये वाई हो जाता है, ये एक्स, और ये उसका डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट बन जाता है। तो हमने इनिशियली कहीं राइट ट्रायंगल पे नहीं थे, और ना हमने एक्स एक्सिस को मदद ली है। गिवन क्या है? देखो एडिशन के लिए क्या कर रहे हैं अभी, वो एक्चुअली एक्स एक्सिस से ज़्यादा तो मैं दूर रखना चाह रहा आज। इंशाल्लाह ताला अगली एक्सरसाइज 9.3 में हम IJK में आ रहे हैं। एडिशन IJK में करेंगे हम। वो तो एक बड़ा ख़ास प्लेन है, हर प्लेन XY प्लेन थोड़ी होता है। अब दो वेक्टर में दिए हुए एंड उसने इनिशियल इंफॉर्मेशन नहीं दी कि एक्स एक्सिस से वो कहाँ है। हाँ ये बताया दोनों वेक्टरों के दरमियान 43 डिग्री का एंगल है, तो क्या वो ऐड नहीं होंगे? क्या उनका डायरेक्शन रिजल्टेंट का नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा, वो इन्फॉर्म हो जाएगा। अब इसी टॉपिक के ऊपर एक दो सवाल ले लिए जाएं जो अभी हमने डेरिवेशन करके फारिग हुए हैं। तो ये डेरिवेशन हैंडआउट में नहीं है, लेक्चर में की हुई है मैंने, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन के तौर पे डेरिवेशन दी है। पंजाब की जो बुक है तमाम डेरिवेशन एक्सरसाइजेज में दी हैं। जो जो तुम डेरिवेशन उठा रहे हो तमाम उन्होंने थ्योरी में नहीं दी है, एक्सरसाइजेज में दी हुई है। एज ए क्वेश्चन बना के दिए हैं उन्होंने हमारी बुक में। यहाँ पे जाके वेक्टर में डेरिवेशन एक्सरसाइजेस के अंदर दी है। What condition must satisfied in order that the following relation shall hold? दो वेक्टर का सम का मैग्नीट्यूड और डिफरेंस का मैग्नीट्यूड कब बराबर होता है बताओ? दो वेक्टर्स को मैं ऐड करूं और जब उन डिफरेंस लूं और दोनों का जो है वो सेम आ जाए। एक बच्चा बड़ी जोर से 90 बोल रहा है, कौन बोल रहा है वो? हाँ एक बोले यार 90। अब इसको प्रूफ करते हैं। पहले मैं प्रूफ करूंगा फॉर्मूलों से जो भी हमने ड्राइव किए हैं, एंड देन मैं फिर फिगर के जरिए उसको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा। अब ये MCQs या एप्टीट्यूड का बेहतरीन सवाल है। ये सवाल नहीं जो अभी मैंने 90 पे बात की, माइनस वाला। मुझे A + B चाहिए। Square on both the side.
हमें ये मालूम चला अगर दो वेक्टर्स मैग्नीट्यूड भले उनका डिफरेंट हो, भले उनका मैग्नीट्यूड सेम हो, अगर दो वेक्टर्स 90 डिग्री पे प्लेस हैं तो उनका सम और डिफरेंस का मैग्नीट्यूड सेम आएगा। ज़रा देखें, चेक करें। मैंने दो वेक्टर्स एक अज्यूम कर लिया कि परपेंडिकुलर प्लेस हैं, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। हेड टू टेल से ऐड किया, ये हमारा रिजल्टेंट आ गया ए प्लस बी। देन उसके बाद नेगेटिव वेक्टर तैयार किया, हेड टू टेल से उसको ऐड की, ये 90 डिग्री होगा बाय द वे। ये ऐड किया गया माइनस बी वेक्टर, कहाँ ए में ऐड किया गया हेड टू। ये बात करना चाह रहे हैं, ये लेंथ और ये लेंथ सेम होगी। क्यों सेम होगी, जरा गौर करना। ये हाइपोटेन्यूज है राइट ट्रायंगल का, एंड हाइपोटेन्यूज कैसे एवोलेट होता है, इन दो साइडों की लेंथ से। ये हाइपोटेन्यूज है, ये भी राइट ट्रायंगल होगा, जब ये 90 है तो ये भी 90 होगा। एंड हाइपोटेन्यूज एवोलेट होता है इन दो साइडों से, ये कॉमन है और ये इक्वल है। बी का मैग्नीट्यूड और माइनस बी का मैग्नीट्यूड सेम होगा, तो हाइपोटेन्यूज निकलती हैं इन दो साइडों से, और दोनों में वो दोनों साइडें सेम लेंथ की हैं। तो जब भी टू वेक्टर्स परपेंडिकुलर होंगे तो उनका ए प्लस बी और ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड सेम आएगा। ये तो हमने फिगर से देखा, ये हमने उसकी सारी वर्किंग करके देखी। इसी टाइप का एक और सवाल, अब वो जो डेरिवेशन करके आप फारिग हो गए तो उसने डेरिवेशन पे आप सवालात बनाने शुरू कर दिए। ए प्लस बी का भी मैंने थोड़ी देर पहले मैग्नीट्यूड बताया था, अंडर रूट क्या था, ए स्क्वायर। कौन खा रहा है, क्या खा रहा है, जल्दी खा ले भूखे भाई, कब से कड़ 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 लगा रखी है। ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab cos ऑफ एल्फा greater than a square b square minus 2ab cos of alpha, squaring both the sides. अब अल्फा इज ग्रेटर देन कॉज इनवर्स ऑफ जीरो तो नहीं निकलता, कॉज अल्फा इज ग्रेटर देन जीरो आ गया रिजल्ट। पिछले में बड़ा मजेदार आया था, कॉज अल्फा इक्वल्स टू जीरो। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब कॉज अल्फा पॉजिटिव है। कॉज अल्फा पॉजिटिव कहाँ होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट के एंगलों को क्या कहते हैं, एक्यूट। इसका मतलब जब दो वेक्टरों के दरमियान लेस देन 90 डिग्री होगा इनिशियल एंगल, तो उसका सम का मैग्नीट्यूड बड़ा आएगा, और किससे बड़ा आएगा, डिफरेंस के मैग्नीट्यूड। फिगर बनाता हूँ, मतलब ये जस्ट सवाल नहीं है, ये बड़े बड़े भारी भरकम आइडियाज हैं। दो वेक्टर्स के दरमियान एक्यूट एंगल लेना है, ये लो मैंने एक्यूट एंगल ले लिया। अब एक्यूट एंगल एक रेंज आई है, मुमकिन है 4 डिग्री का एंगल हो, मुमकिन है 88 डिग्री का हो, 42 डिग्री का हो, जो भी हो, इन बिटवीन 0 एंड 90 है। मैंने 0 एंड 90 के दरमियान एक एंगल दिखा दिया, ये मेरा अल्फा है। सम करो इन वेक्टर्स को, ये a प्लस बी निकल आया। माइनस बी क्या होगा, माइनस बी यहाँ होगा। माइनस बी करना तुम खुद दे सकते हो कि ये लाइन छोटी आएगी और ये लाइन बड़ी आएगी। कब आई, जब इनिशियल एंगल एक्यूट था। और सीधा इनिशियल एंगल ऑब्ट्यूज हो तो क्या होगा, सम का मैग्नीट्यूड छोटा हो जाएगा डिफरेंस के मैग्नीट्यूड से।
तो 3 पॉसिबिलिटी जनरेट, तीनों पे सवाल हैं। 90 हो तो क्या होगा, एक्यूट होगा दरमियानी एंगल। अब इतना तक हमने कर लिया, 2 वेक्टर्स के दरमियान का एंगल बड़ा वाइटल है। अगर वो 90 होगा तो क्या होगा, 90 से छोटा होगा तो क्या होगा, 90 से बड़ा होगा। ये 3 केसेस है। अब एडिशन का एक मरहला मुकम्मल हुआ, लेकिन याद है आज बार बार कह रहा हूँ IJ हम डील नहीं कर रहे। अगर इस डायरेक्शन को मैंने कहा हुआ वेक्टर 2A एंड इसी डायरेक्शन में मेरे पास एक वेक्टर 3A है और इनको मैं ऐड करूँ तो क्या होगा, कहते हैं लाइक वेक्टर्स अलजेब्रा के सिंपल रूल से ऐड हो जाते हैं। और अगर ये वेक्टर मेरे पास 2P है और ये डायरेक्शन मेरे पास -7P है तो 2P प्लस -7P, ये सिंपल रूल ऑफ अलजेब्रा से ऐड हो जाते हैं, यानी प्लस आ रहा तो माइनस आ। अब इस आइडिया को वो प्रमोट करेगा अगले सवाल में। IJ नहीं लाना चाहते। अभी हम वेक्टर को XY प्लेन से जितना दूर रख सकते हैं रखने की कोशिश कर रहे हैं। आएंगे नेक्स्ट मीटिंग के अंदर XY प्लेन में। (5A + 2B + 4A - 6B) 9 of A माइनस, ऐसे 7-8 पार्ट दिए हैं उसने। कैसे करना है ये तो रिसर्च करते हैं। कल तक हम पोजीशन वेक्टर की जो बातें कर रहे थे, पोजीशन वेक्टर की हम बातें कर रहे थे, हमने कहा था XY में ये पॉइंट है 3,4। ये भी तो लगता है उठा के ये वेक्टर मैं दे दूं तुम्हें A, ये भी तो पोजीशन वेक्टर है OP का। अगर पॉइंट का नाम P है तो ये OP का पोजीशन वेक्टर है। तो उसने यहाँ पे क्या किया, पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर दे दिया, पॉइंट Q का पोजीशन वेक्टर दे दिया एंड P पोजीशन वेक्टर दिया OP। जैसी पोजीशन कहते हैं रेफरेंस टू ओरिजिन। OQ OP PQ निकालना है, क्या होगा OQ माइनस OQ क्या है, OP क्या है, लाइक वेक्टर्स में ऐड होंगे, बिल्कुल सिंपल ऐड कर दिया गया। तो कल यही काम तुम कर रहे थे एक कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर, आज उसने कोऑर्डिनेट सिस्टम को छुपा लिया और पोजीशन तक। जैसे मैंने कल तुमसे कहा था कि ओरिजिन से तुम अपने सीलिंग फैन तक एक धागा बांध लो, वेक्टर है ना, मुमकिन है उस वेक्टर को मैं इस तरह डिफाइन कर दूँ। अब जब तुम्हें पोजीशन वेक्टर आ गया तो वो एक नई चीज ऐड करने जा रहा है। दो वेक्टर पैरेलल कब होते हैं, दो वेक्टर पैरेलल कब होते हैं, जब वो आइडेंटिकल हो। ये दोनों वेक्टर पैरेलल, देखो वेक्टर का सेम होना जरूरी है, उनके कोफिशिएंट में भले कुछ भी लगाओ, वेक्टर के सेम होना जरूरी है, वेक्टर का भले कोफिशिएंट में कुछ, ये सब पैरेलल वेक्टर्स हैं। पैरेलल वेक्टर का जो वो आइडेंटिकल होते हैं, हाँ उनके बाहर कोफिशिएंट में कुछ भी चेंज हो सकता है। एंड इस आइडिया के ऊपर उसने सवाल ज़रा लंबा कर दिया है। If the position vector of the point A, B, C, D are this, position vector A का बेटा का मूड नहीं है, उठो चले जाओ, मैं ये बहुत मुश्किल में डाल दूंगा। अगर तुम्हारा मूड नहीं है और तुम दूसरों को डिस्टर्ब कर रहे हो, हमारे पास जो है 4 पॉइंट्स है, पोजीशन वेक्टर दिए, वो कह रहे वेक्टर ए भी निकाल लीजिए। मतलब ये धमकी मैं देना नहीं चाहता हूँ, लेकिन बड़ी मुश्किल हो जाती है जब आप आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे होते हैं।
और धमकी नहीं है, मैं अमल भी कर जाऊंगा। क्योंकि मेरा अपना हमेशा कहना है क्लास में एक दो को कुर्बान कर दो, अगर एडमिनिस्ट्रेशन आपसे नहीं हो पा रही सही, एक दो की कुर्बानी से बहुत बड़ी एडमिनिस्ट्रेशन गेन कर लेंगे। तुम कह रहे हो इसमें कुछ कॉमन ले, बिल्कुल ले सकते हैं। देखते हैं अगला वेक्टर क्या आता है। अगला वेक्टर इसी जैसा है, भले कोफिशिएंट में मुमकिन है सब में कॉमन लेके वहाँ 7 बाहर जा रहा हूँ। ए बी वेक्टर निकाल लिया, देन सी डी वेक्टर निकालने जा रहा हूँ मैं। हेड माइनस टेल, ओ डी माइनस ओ सी। डी क्या मेरे पास, सी क्या मेरे पास, टेन ऑफ फील्ड क्या होगा ये, माइनस क्या आइडेंटिकल है, एक सा स्टेप लूंगा आइडेंटिकल बन जाएंगे। वेक्टर्स आइडेंटिकल हो, दिस शोज वेक्टर ए बी इज पैरेलल टू वेक्टर, तो दो वेक्टर्स आइडेंटिकल हैं, उनके कोफिशिएंट में भले कुछ भी आ जाए, पैरेलल। अब जब पैरेलल हैं तो उन्हें कुछ और याद आ गया, ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, पोजिशन वेक्टर दिस रिस्पेक्टिवली। यही सवाल बुक में दिया हुआ है, कुछ डेटा में भी गड़बड़ है, प्रूफ ही नहीं होता, और एरो हेड तो कहीं नहीं लगाया उन्होंने। ये था -3v प्लस, मैंने गलत लिख दिया, 2u माइनस 3v, v माइनस 2u, और ये क्या है u प्लस v, और लास्ट है -3v प्लस 5। हमें फिगर की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिगर अगर तुम बनवाना चाहते हो तो वो ये होगा कि जनाब एक एक्स वाई प्लेन में हमारे पास 4 पॉइंट्स हैं, ये पैरेललोग्राम है, और ए बी सी डी ये पोजीशन वेक्टर की बात कर रहा है ओ ए की, ये ओरिजिन के रिस्पेक्ट दूसरे पोजीशन वेक्टर की बात कर रहा है, ये पोजीशन वेक्टर डी की बात कर रहा है, और ये पोजीशन वेक्टर सी की बात कर रहा है। मतलब ट्रू फिगर ये है, आपके पोजीशन चारों पॉइंट्स के ओरिजिन के रिस्पेक्ट दिए गए, एंड प्रूफ करना है कि ये पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम में ए बी वेक्टर पैरेलल आएगा, डायरेक्शन सेम रखना, नहीं तो वो भी पैरेलल होगा। अगर ये है तो ये माइनस ए बी पैरेलल होगा। इसी तरह यहाँ पे डायरेक्शन सेम कर लो, ए डी वेक्टर किसके पैरेलल आएगा, डी सी। हमें ये 4 वेक्टर निकालने, तो फिगर की कोई जरूरत नहीं है, मैंने सिर्फ ये आइडिया देने के लिए पोजीशन वेक्टर के साथ कैसी फिगर होगी। क्या करते चलें, हमें ए बी का वेक्टर चाहिए, ओ बी माइनस, अब ये जो कल हमने 9.1 में रूल दिया, हेड माइनस टेल से वेक्टर आ जाता है, मैंने दिखाया किसका हुआ, अचानक वो रूल बन गया। ये 7वीं एक्सरसाइज, आखिरी एक्सरसाइज तक पीछा करेगा, एंड इस कदर यूज होगा, बच्चा कहता है ये कैसा आया, फिर उसे याद दिलाना पड़ता है कि सादा सा एडिशन से हमने निकाला था। हेड माइनस टेल, ओ ए वेक्टर 2 ऑफ u माइनस 3 ऑफ u। ए बी वेक्टर क्या हो जाएगा जनाब, -4 ऑफ u, मैंने u पहले लिख दिया, प्लस 4 ऑफ v। मुझे नहीं मालूम कितना सिंपल करना है, 4 कॉमन लेना, -4 उसको छोड़ के। अब इसके अपोजिट वाला वेक्टर, ये फिगर की जरूरत तो नहीं थी, लेकिन अपोजिट वेक्टर ए बी के अपोजिट, अब या तो डी सी निकालो या सी डी, तुम्हारी मर्जी, इसमें कोई पाबंदी नहीं, पैरेलल तो है, हमें पैरेललोग्राम साबित करना है, तो मैं पैरेलल डी सी निकालता हूँ। डी सी वेक्टर क्या होगा, ओ सी माइनस
ओडी। अब वो पैरेलल के आइडिया को कहाँ तक ले जा रहा है? ओसी वेक्टर क्या था हमारे पास? डी वेक्टर क्या था? इत्तेफाक से दोनों इक्वल आ गए, तो वेक्टर्स आर पैरेलल एज वेल एज साइड्स आर इक्वल इन लेंथ। पैरेललोग्राम में होता भी है। अब अभी ख़त्म नहीं हुआ है, इसके बाद अगली दो तुम खुद निकालोगे। वो कौन से निकलेंगी? बी सी और ए डी, हेड माइनस टेल से। सर बोलिए। अगर a प्लस जी निकालेंगे तो हमारे पास c आ जाएगा डायग्राम से, और अगर हम a प्लस जी निकालेंगे वेक्टर्स के अंदर तो हमारे पास c आ जाएगा। क्या निकालेंगे जरा रिपीट करो। वेक्टर a प्लस वेक्टर b, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? c आ जाएगा, पॉइंट c या वेक्टर c। नहीं, हमें ये बाय द वे दिस इज वेक्टर ए नहीं है, ये ओ ए वेक्टर। देयर इज नो वेक्टर ए। वेक्टर ए है कहाँ? मुझे तो वेक्टर ए दिखाओ। देयर इज नो वेक्टर सी। मैंने कल के लिए कहता पॉइंट का कोई वेक्टर नहीं होता, रेफरेंस टू ओरिजिन होता है। तो सवाल तुम्हारा गलत है। ये बेचारे बच्चे ऐसे ही समझेंगे आ करके, इनकी अकल इतनी है, इन पर अफसोस ना करना। आज के लास्ट टॉपिक पे यही आइडिया चल रहा है। अगर दो लाइनें पैरेलल हैं, वेक्टर में ज्योमेट्रिक आइडिया बहुत यूज होता है। चैप्टर 2 बहुत तुम्हें इस जगह पे नजर आएगा। अपने इंटर के बाद तुम अगर आगे इंजीनियरिंग कर रहे हो या कंप्यूटर साइंस, तो तुम्हें वेक्टर में इक्वेशन ऑफ लाइनें नजर आएंगी। वाई इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, वाई माइनस वाई वन, एम एक्स माइनस एक्स वन, सब वेक्टर फॉर्म में आ जाएंगी। एंड इक्वेशन ऑफ लाइन इन वेक्टर फॉर्म आ जाएगी। वेक्टर में डेरिवेटिव मिलेगा, वेक्टर में डट के इंटीग्रेशन मिलेगा। अभी नहीं, मैं तो बात कर रहा हूँ आगे की। तो वेक्टर में ज्योमेट्री का बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट होता है, क्योंकि वेक्टर सब आप ज्योमेट्री पे खेल रहे होते हैं। अगर दो पॉइंट मेरे पास दो लाइनें ए बी और सी डी, तो हम कहते हैं ए बी इज पैरेलल टू सेगमेंट, ए बी इज पैरेलल टू सेगमेंट सी डी या डी सी। अगर ये पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो क्या होगा? ए सी इज पैरेलल टू बी सी। कोलिनियर में जो लाइंस बन रही हैं, ए सी लाइन और क्या है हमारी बी सी लाइन, लाजमी पैरेलल है। बट एक चीज़ है इसमें क्या चीज़ है? इन दोनों में एक पॉइंट सेम भी है। अब तुम ध्यान पे गौर करो, कोई पॉइंट कॉमन नहीं है। तो अगर दो सेगमेंट या दो वेक्टर पैरेलल हो और में एक पॉइंट सेम हो, तो इसका मतलब पॉइंट्स कोलिनियर। कोलिनियर की वेक्टर की थ्योरी ले आए। 3 पॉइंट देंगे और कहेंगे साबित करो कोलिनियर है, तो कोई से वेक्टर निकाल लो। कोई से मेरी बात है, अगर तुम मिस कर रहे हो ए बी को, ए बी निकाल लो। अब क्या निकालना चाहते हो? लेट्स सपोज बी सी, कोई एक पॉइंट लाजमी कॉमन हो। तो अगर दो वेक्टर्स या दो लाइनें पैरेलल हैं और उनका एक पॉइंट मुश्तरका है, तो इसका मतलब क्या है? एंड यही थ्योरी तुमने 2.4 की एक एग्जाम्पल में यूज़ की थी, जहाँ 3 पॉइंट दिए थे और कहा था कोलिनियर प्रूफ करो। तुमने ए बी का स्लोप निकाला, देन ए सी का स्लोप निकाला, दोनों स्लोप सेम आए तो पैरेलल प्रूफ हुआ। लेकिन ए बी और ए सी ए पॉइंट सेम है, इसलिए वो कोलिनियर हो गए। सेम चीज़ तुमने वहाँ पे यूज़ की है। आज बस इख्तिताम की तरफ चल रही है। If P, Q, R have the position vector, हर एक का पोजीशन वेक्टर दे रहा है, रेफरेंस टू ओरिजिन बात कर रहा है। ओ क्यू और ओ आर, कोई से दो वेक्टर निकाल लो। मैंने पहला वेक्टर पी क्यू निकालने का फैसला किया हेड माइनस टेल वाले रूल से। अब ये 3 कॉमन लेना है, यही बाद में फैसला करेंगे। पहले वेक्टर, अब पी क्यू के बाद तुम्हारी मर्जी है, कई चॉइसेस हैं। पी आर निकाल लो, आर क्यू निकाल लो,
क्यू आर निकाल लो, कोई डायरेक्शन की इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक पॉइंट कॉमन खुद ब खुद हो जाएगा। आर क्या था मेरे पास, ओ क्यू क्या है, माइनस एम प्लस क्यू आर वेक्टर। ज़रा उसको चेक कर लें, वो क्या आया था हमारे पास, सेम क्यों नहीं आए, कोई गड़बड़ की है कहीं, कोई गड़बड़ कहाँ हुई है, -3, अच्छा ये सॉरी मैं ये देखने लगा था, हाँ क्या किया हमने, -3 कॉमन लिया, -m प्लस यहाँ पे क्या डिक्लेयर करेंगे, यहाँ क्या डिक्लेयर करेंगे, पी क्यू इज पैरेलल, पैरेलल तो पैरेलल है, एंड देयर इज अ पॉइंट क्यू कॉमन टू बोथ, दिस इंप्लाइज पी क्यू आर आर कोलिनियर। पहले पैरेलल है, जब भी कोलिनियर होगा पहले वो लाइनें को या वेक्टर्स को पैरेलल होंगे, पैरेलल है और एक कॉमन पॉइंट है इसलिए कोलिनियर है। तो यहाँ पे सब ये एडिशन में जाता है, सब ये सारे स्टेप तुम करो एडिशन ऑफ वेक्टर्स में। तो उन्होंने आई जे के नहीं बोला है, बाकी सारा काम करवाया। अगली एक्सरसाइज जो कि 2 हफ्ते बाद हम शुरू करेंगे क्योंकि नेक्स्ट वीक तो टेस्ट में गुजारेंगे, उसके बाद जब हम 9.3 पे आएंगे तो हम वेक्टर को रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में ले आएंगे आई जे के में, एंड देन अगली एक्सरसाइज 9.3 में एडिशन ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बड़ी डिटेल में बात होगी। उसके बाद चले आएंगे डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट पे आई जे के में। तो 5 क्लासें बाकी हैं आज के बाद से हमारे वेक्टर की, लेकिन वो 5 क्लासें 3 हफ्ते में जाके मुकम्मल होंगी। बीच में एक टेस्ट आएगा, फिर एक और टेस्ट आ जाएगा छोटा वाला, तो वो ज़रा सी डिले, और मेरी इंटेंशन भी है उसको डिले करना है क्योंकि मैं अपने को टाइम से लेट नहीं हूँ। 20 को हमने शुरू किया था, 19 को ख़त्म करना है। कोर्स तुम्हारा 27 फरवरी को कंप्लीट हो रहा था जब मैंने कैलकुलेशन की थी अक्टूबर में, क्योंकि सारे फर्स्ट ईयर वालों को छुट्टियां मिल गई और तुम्हें नहीं मिली, एंड उसके बाद तुम देख रहे हो मुसलसल छुट्टियां कर रहा हूँ तुम्हारे ग्रुप में। उस दिन से प्लानिंग की हुई थी कि 5 छुट्टियां करूँगा जब जाके कोर्स 19 पे आएगा। हाँ, अक्टूबर में प्लानिंग हो रही थी कि 5 छुट्टियां थी, स्टाफ को भी बता दिया था इन दिनों छुट्टियां होंगी, तुम्हारा कोई काम है पहले से सोच के रखो, एंड फर्स्ट ईयर में खींचा हुआ था वो लेट हो जा रहे थे। फर्स्ट ईयर वालों को 3 बारिश की मिल गई, फिर उनके दिनों में जो मुहर्रम की भी छुट्टियां आ गई, तो फर्स्ट ईयर को कुछ ज़्यादा अनबैलेंस हो गया था, बैलेंस किया।